मतलब एक ऐसा विशालकाय समुद्री राक्षस जो पूरे के पूरे जहाज़ों को पानी में खींच लेता था। हम हमेशा यही मानते आए हैं कि ये बस एक डरावना मिथक है। हाँ, और ऐसी कहानियां सच में बहुत रोमांचित करती हैं। एक सुकून मिलता है कि चलो ये सब असलियत नहीं है, बस एक कहानी भर है। सही कहा। पर आज हम जिस नए वैज्ञानिक शोध की गहराई में उतर रहे हैं ना, वो उस सुकून को पूरी तरह से खत्म कर देता है। लगभग 8.6 से 7.2 करोड़ साल पहले, यानी क्रिटेशियस काल में, वो क्रैकन कोई मिथक नहीं था। बिल्कुल, और वैज्ञानिकों ने उस असली जीव को एक नाम भी दिया है, नैनोमोथ्यूथिस हेगार्टी। हाँ, और इन सब सबूतों ने प्राचीन समुद्री दुनिया के बारे में हमारी पुरानी समझ को मतलब पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। स्नेह कह रही हैं आप, अगर हम इस जीव के आकार की ही बात करें तो? अरे, आकार के बारे में सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब एक ऐसा ऑक्टोपस जिसकी लंबाई 22 से 61 फीट के बीच थी। 61 फीट। हाँ, यानी पानी के अंदर एक पूरी की पूरी लंबी सिटी बस तैर रही है। बिल्कुल। और आज के समय का सबसे बड़ा स्क्विड भी मुश्किल से 39 फीट तक ही पहुंच पाता है। पर मुझे हैरानी इस बात की है कि क्या इतने नरम शरीर वाला ये ऑक्टोपस उन खूंखार और बख्तरबंद समुद्री सरीसृपों जैसे मोसासॉर्स और प्लेजियोसॉर्स के सामने सच में टिक पाता था? देखिए, ये सिर्फ टिकता ही नहीं था, बल्कि उन पर भारी पड़ता था। ये कोई समुद्र की तलहटी में छिपकर बचे खुचे टुकड़े खाने वाला आम ऑक्टोपस नहीं था। अच्छा, तो मतलब ये सीधे तौर पर उनसे मुकाबला करता था? बिल्कुल। ये पूरी तरह से एक शीर्ष शिकारी यानी एपेक्स प्रेडेटर था, जो फूड वेब में सबसे ऊपर बैठा था। भले इसका शरीर नरम था, लेकिन इसका विशाल आकार और ताकत इसको डायनासोर युग के उन खतरनाक शिकारियों के बिल्कुल बराबर खड़ा करती थी। यानी ये सीधे बड़ी मछलियों का शिकार करता था। इतनी विशाल शरीर को चलाने के लिए तो भारी मात्रा में ऊर्जा की जरूरत होती होगी, है ना? हाँ, उस ऊर्जा को पूरा करने के लिए ही ये बड़ी मछलियों से लेकर मजबूत सीप वाले जीवों तक को खाता था। उस समय का महासागर एक युद्ध के मैदान जैसा था, और ये विशालकाय बिना हड्डी वाला जीव उस मैदान का सबसे बड़ा खौफ था। बाप रे! पर महासागर पर राज करने के लिए सिर्फ एक लंबी बस जितना बड़ा शरीर होना तो काफी नहीं है ना? उसके पास हथियार भी तो होने चाहिए। बिल्कुल सही पकड़ा। इसके पास शिकार को दबोचने के लिए लंबी और लचीली भुजाएं थीं, तैरने में मदद के लिए पंख भी थे, और एक बेहद कठोर चोंच भी थी, है ना? मैंने इन सोर्सेज में पढ़ा कि ये चोंच चिटिन से बनी थी, वही मजबूत पदार्थ जिससे केकड़े का बाहरी खोल बनता है। बिल्कुल वही चिटिन। लेकिन इन सब में जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई है, वो उस चोंच पर मिले निशान हैं। हाँ, वेट, क्या इसका मतलब ये है कि मैंने पढ़ा था कि चोंच पर असमान घिसावट थी? तो क्या जैसे इंसान लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड होते हैं, वैसे ही ये ऑक्टोपस भी किसी खास तरफ का ज्यादा इस्तेमाल करते थे? हाँ, यही निशान हमारे पास मौजूद सबसे अहम सुराग हैं। जीव विज्ञान में किसी एक तरफ के इस्तेमाल को प्राथमिकता देना कोई छोटी बात नहीं है। अच्छा, मतलब ये कोई आम रिफ्लेक्स नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब कोई जीव अपने दाएं या बाएं हिस्से का ज्यादा इस्तेमाल करता है, तो इसका मतलब है कि उसका दिमाग सिर्फ अचानक होने वाले रिफ्लेक्स पर काम नहीं कर रहा। इसके लिए दिमाग में जटिल न्यूरल नेटवर्क चाहिए होते हैं। ओह वाओ! यानी दिमाग के दोनों हिस्से अलग-अलग और सोचे समझे रणनीतिक फैसले ले रहे हैं। एकदम सही। वो शिकार पर सिर्फ आंखें मूंद कर हमला नहीं कर रहा था, बल्कि एक चतुर ताले वाले की तरह मजबूत सीपों को तोड़ने के लिए अलग-अलग पैतरे आजमा रहा था। ये तो सच में बहुत एडवांस लेवल की इंटेलिजेंस है। ये पूरी चर्चा प्राचीन महासागरों के इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल देती है। हाँ, क्योंकि अक्सर हम यही मानते हैं कि शार्क या व्हेल जैसे विशाल हड्डियों वाले जीवों का ही पानी पर राज रहा है। सही बात है, पर यहाँ एक विशालकाय, बुद्धिमान और बिना हड्डी वाला जीव भी उस समय का निर्विवाद राजा था। और इससे एक और बात साफ होती है कि इतिहास के पन्नों में सिर्फ वही दर्ज हो पाता है जो जीवाश्म यानी फॉसिल बन सकता है। हड्डियां और दांत आसानी से बच जाते हैं, इसलिए उनका रिकॉर्ड हमारे पास साफ है। और ऑक्टोपस का शरीर तो पूरी तरह नरम मांसपेशियों का होता है। तो नैनोमोथ्यूथिस हेगेटी का कोई भी सुराग मिल जाना सच में एक चमत्कार से कम नहीं है। हाँ, बिल्कुल चमत्कार है।
और ये खोज हमें वही शुरुआती क्राकन की कहानी पर वापस ले आती है। सही कहा। और इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल दिमाग में आता है कि अगर 8 करोड़ साल पहले 61 फीट लंबा, हड्डियां कुचलने वाला एक बेहद बुद्धिमान जीव समुंदरों पर राज कर सकता था, तो न जाने ऐसे और लेकिन ऐसे तो गहरे महासागरों के इतिहास में ऐसे और कितने खौफनाक राक्षस रहे होंगे जिनके नरम शरीर कभी फॉसिल बनी नहीं पाए और वो बिना कोई नमो निशान छोड़े हमेशा के लिए उस गहरे पानी का रहस्य बन गए। ये सोचकर ही एक अलग सा डर महसूस होता है। गहरे महासागरों ने अपने रहस्य वाकई बहुत अच्छी तरह से छिपाए हैं।